सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही आपको सैर कराएंगे नागपुर में चल रहे बसंत उत्सव की। लेकिन कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए कार्यक्रम की शुरुआत में देखते हैं खबरें खेती की। देश के 12 राज्यों को मिला कृषि कर्मक पुरस्कार। तिलहनी खेती के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी। अंगूर उत्पादकों के लिए सूचना वेबसाइट। और तैरते पिंजरों में समुद्री मछली पालन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। बेहतर फसल उत्पादन के लिए देश के 12 राज्यों को कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मेघालय के लिए मुख्यमंत्रियों के अलावा 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों को बेहतर अनाज उत्पादन के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान किया। अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयत्नशील राज्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के 12 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मेघालय के मुख्यमंत्रियों को प्रदान किया, जबकि देश के अन्य 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों को भी दिया गया। पहले स्थान पर आने वाले मध्य प्रदेश को 10 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मध्य वर्ग में उड़ीसा को 1 से 10 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लिए और छोटे वर्ग के फसल उत्पादन में अग्रणी मेघालय को 1 लाख टन से कम खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। बेहतर चावल उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को, गेहूं उत्पादन के लिए बिहार, दाल उत्पादन के लिए झारखंड के अलावा अलग अलग वर्गों के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा को भी कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय आहार में तिलहन यानी कि तेल की खासी मांग रहती है। इसी सोच के साथ तिलहन उत्पादकों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। परिणाम स्वरूप तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। प्रस्तुत है सफलता उजागर करती एक रिपोर्ट। तेल की यह धार केवल मानव आहार के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कुटीर उद्योग और पशुधन के लिए भी कारगर है। इस तरह से तिलहन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार द्वारा इसके उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन उत्पादन मिशन की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन्हीं प्रयासों की बदौलत अब तक तिलहन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार तिलहन खेती के क्षेत्रफल में 3 लाख हेक्टेयर की सीधी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकलन के अनुसार सरसों, कुसुम, मूंगफली, सोयाबीन आदि तिलहनी फसलों का यह क्षेत्रफल अब से पूर्व 86 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 89 लाख हेक्टेयर जा पहुंचा है। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में अंगूर की भरमार देखने को मिल रही है। यह कृषि वैज्ञानिकों की उस सलाह का परिणाम है जो उनके द्वारा किसानों को दी गई है। इस दिशा में तैयार एक वेबसाइट की सफलता इस प्रकार है। मिठास भरे ये नन्हे थैले यानी अंगूर के ढेर बागवान की सफलता का परिणाम है, तो वहीं इसके पीछे कृषि वैज्ञानिकों की नेक सलाह भी महत्व रखती है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे द्वारा एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिनके द्वारा देश के अधिकतम अंगूर पैदा करने वाले क्षेत्रों में मौसम आधारित रोग और उसके उपचार की पूर्ण घोषणा दी जा रही है। इस सूचना को प्रति सप्ताह संवारा भी जाता है। इसे और भी अधिक किसान उपयोगी बनाने के लिए रोग और उपचार का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। इस तरह से अंगूर उत्पादक अब और भी अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पाएंगे। पानी पानी कितनी मछली। जी हाँ, समुद्र के अथाह जल में बड़ी मात्रा में मछलियां हैं। इन मछलियों को समुद्र में ही पालने का नायाब तरीका तलाश किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। उठती गिरती सागर की यह लहरें अपने पास प्रचुर कृषि की अपार संभावनाएं सजोए हुए है।
कोची स्थित केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों के बीच तैरते पिंजरों में वैज्ञानिक ढंग से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके लिए कोबिया यानी रेकी सेंट्रल कनेडम नामक मछली का चयन किया गया है। इसका पालन समुद्र में गोलाकार तैरते हुए जालीदार पिंजरों में किया जा रहा है। ज्ञात हो कि इस समुद्री मछली की वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक है और इसका मांस भी गुणवत्तापूर्ण है। मौसम में धीरे धीरे बढ़ती गर्माहट कुछ नए कृषि कार्य करने का आमंत्रण है। आइए जानें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप किए जाने वाले कृषि कार्य। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो सकती है। अगले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ तथा तेलंगाना में बारिश होने की संभावना है। देश के शेष भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जिन किसान भाइयों की जो पछेती सरसों की फसल है उसमें वो अच्छे से अपनी फसल का निगरानी करिएगा और उसमें देखिएगा कि सफ़ेद चूर्ण की बीमारी तो नहीं आ रही है। सफ़ेद चूर्ण की बीमारी से काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको सफ़ेद चूर्ण की बीमारी दिखाई दे, अगर 1, 2, 4 पौधे हैं तो उनको निकाल के बाहर खेत के बाहर फेंक दीजिएगा उनको, और चेपे की भी साथ साथ निगरानी करिएगा। चेपा या सफ़ेद चूर्ण से प्रभावित आपको पौधे दिखाई दे 2-4 तो उनको निकाल के खेत से बाहर दबा दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको सफ़ेद चूर्ण दिखाई दे तो आप अपने खेत में रेडोमिल M45 का छिड़काव करिएगा। वो होगा 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से बना लीजिएगा और 400-500 लीटर 1 एकड़ के लिए चाहिए और 1 हेक्टेयर के लिए 1000 लीटर पानी में आप बना के इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से छिड़काव करने से आपकी फसल में काफ़ी जो नुकसान होना था वो बच जाएगा। अगर आपको दिखाई देता कि चेपा जो छोटे छोटे उड़ने वाले जैसे मच्छरनुमा कीट बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप देखिएगा कि आप जो दवा का छिड़काव करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और दवा के लिए मैं बताऊंगा आपको क्लोरोपाइरोफास 25 EC का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइएगा और इसको छिड़काव करिएगा। अगर आपको दवाई नहीं मिलती है और थोड़े कम चेपा दिखाई देते हैं तो आपके पास दवाई छिड़कने की अगर मशीन हो तो उससे भी सिर्फ पानी भी आप ले लेंगे और पानी के घोल की छिड़काव भी तेज़ी से करेंगे तो उससे भी आपका चेपे में काफ़ी कम जो हानि होगी और आपकी फसल बची रहेगी। और या तुम नहीं चल रहे नागपुर? नहीं भाई, घर पर कुछ काम लगाया हुआ है। दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह घर बैठे टीवी पर तेंदुलकर के मैच में लगे रहते हो ना, उसी तरह ब्लॉक दफ्तर में इंटरनेट के जरिए तुम भी देख सकते हो, समझे? अरे भाई, फिर तो मैं जरूर देखूंगा। अच्छा। मैं इस नए हाइब्रिड बीज के बारे में वैज्ञानिकों से बात करूंगा। मैं वहाँ लगे अच्छे फसलों के खेत देखूंगा। मैं तो गाय के अच्छे नस्लें देखूंगा। मैं भी चलूंगी। हम सब चलेंगे। हाँ। लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत से हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न। किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। जो बोया सो पाया। अब इस उत्पादन को बेचना है और मूल लागत से ज्यादा कमाई करनी है तो आइए जानिए कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिंसों का ताजा मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल,
मूंगफली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2,560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये है वसंत का मौसम जो देता है हमें आनंद की अनुभूति। इसी तरह चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहा है एक ही शोर। देश भर के किसान चल पड़े हैं कृषि वसंत की ओर। 50 एकड़ में फैले इस आयोजन में हैं कई आकर्षण। खेतीबाड़ी, मवेशी, बागवानी से जुड़े लगभग 1000 उद्योगों के स्टॉल और उन्नत तकनीकों के जीवंत प्रदर्शन। कृषि और इससे जुड़े सभी वर्गों का समागम, ब्लॉक स्तर तक इंटरनेट पर प्रसारण, लघु और सीमांत किसानों के विकास की बात अपनी ही भाषा में खास जानकारों के साथ, लाखों किसानों के लिए उन्नत कृषि की जानकारी। कृषि वसंत द्वारा हो रही सदाबहार हरित क्रांति की तैयारी। आइए मनाएं मेहनती किसानों के महान योगदान का जश्न, किसानों का महाकुंभ कृषि वसंत। 9 से 13 फरवरी 2014 नागपुर। आप भी आइए। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर में 9 फरवरी से कृषि वसंत चल रहा है, जिसमें कृषि से जुड़ी अनेक विधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में तथा कृषि यंत्रों के अलावा पशुपालन के बारे में भी खास जानकारी आपको वहां देखने में मिलेगी, जिसमें अनेक किसान भाग ले रहे हैं और आप भी इसमें शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। पशुपालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है, जिसे गाँव में रहने वाले किसान अपनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसी बारे में आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि बसंत मेला आधुनिकतम और नवीनतम कृषि जानकारी का अद्भुत संगम। नागपुर के केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान में आयोजित इस कृषि वसंत मेले की भव्यता देखते ही बनती है। देश भर के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि से जुड़े तमाम तरह के लोगों के बीच आज ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में लोग कृषि महाकुंभ देखने आ रहे हैं और यहां आकर कृषि से संबंधित जानकारी हासिल कर नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ कृषि कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। कृषि वसंत मेले में कृषि के हर क्षेत्र से जुड़ा नवीनतम ज्ञान मौजूद है, जहां एक और महासम्मेलन एवं गोष्ठी के माध्यम से किसानों एवं कृषि विशेषज्ञों के बीच कृषि ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषि उपकरणों में भी दर्शक भारी उत्साह दिखा रहे हैं। कृषि वसंत मेले में जहां बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए तकनीकी प्रदर्शित की गई है, वहीं दूसरी ओर तेजी से उभरता आय का साधन पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन को लाभकारी बनाने वाली तकनीकों को भी आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए किसान पशुपालन के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के बारे में जानने में खासा उत्साह दिखा रहे हैं।
जहां तक पशुपालन की बात है, महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पशुपालन को उत्तम और लाभकारी बनाने के लिए महाराष्ट्र शासन क्या-क्या उपाय कर रहा है, उन तमाम बातों की जानकारी लेने का हमने प्रयास किया। महाराष्ट्र में पशुपालन बहुत बड़े तरीके से कई सदियों से होते हुए हो रहा है। एक वैज्ञानिक साहब है हमारे साथ जो थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमें बताएंगे। महाराष्ट्र में पशुपालन जो चल रहा है तो काफ़ी बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से चल रहा है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करें तो महाराष्ट्र 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ। दूध पशु पैदाश के बारे में अगर दूध का विचार किए तो पश्चिम महाराष्ट्र से सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम सबसे ज़्यादा हुआ और वहाँ ज़्यादा पैमाने पर दूध होता है। उसके कंपैरिजन में मराठवाड़ा और विदर्भ में जो दूध का प्रोडक्शन कम है, उसका बेसिक कारण ये है कि यहाँ इरिगेशन कम है और पशुपालन की तरफ से ये जो हमारे काश्तकार वर्ग है जो उतना ध्यान देना चाहिए वो नहीं देते। इसके कारण दूध में थोड़ी कमी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस रिकमेंडेशन के अनुसार 250 ग्राम दूध एक आदमी को रोज मिलना चाहिए, लेकिन आज अपन कंपेयर किए वो तो अपने यहाँ प्रोडक्शन जो है सिर्फ 140 ग्राम पर हेड मिलेगा। तो उसको देखते हुए विदर्भ और मराठवाड़ा में काफ़ी पैमाने पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय के लिए ज़्यादा चांसेस है। डॉक्टर साहब, ये जो अड़चने के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उनकी उत्पादन के लिए क्या क्या मेजर्स लिया जा रहे हैं अभी? उत्पादन बढ़ाने के लिए दो बातें मोटे तौर पर ज़्यादा ध्यान देने लायक है। वो है कि पहले एक तो खाना बराबर जानवरों को मिलना चाहिए, जो फीडिंग अपन बोलते हैं, तो उतना पेट भर के चारा मिलना चाहिए। दूसरी बात है ब्रीडिंग अच्छी इससे होना चाहिए। ब्रीडिंग अगर अच्छी हुई और अच्छे बुल से अपन उसको क्रॉस करें तो आने वाली प्रोजेनी जो नई नस्ल आएंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी, और उसको अगर रेयर करते हैं तो उससे अपने को ज़्यादा दूध मिलेगा। तो उस तरफ ये अभी डिपार्टमेंट ने एक नया प्रोग्राम अनुवांशिक सुधार कार्यक्रम करके यहाँ लागू किया है। इसमें ये पाया गया है कि अगर अपने को डेवलपमेंट करना है, क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद में क्या हुआ कि एक लिमिट तक ही अपन दूध बढ़ा सके। दूध तो बढ़ गया, इसके बारे में कोई ये नहीं, लेकिन 6-7 लीटर के ऊपर वो नहीं जा सके एवरेज में। तो उसके लिए अब और आगे बढ़ाने के लिए और नस्ल सुधारने के लिए अगर कुछ करना है तो 2 चीज़ें अब इन्होंने की है। पहली बात तो ये अनुवांशिक सुधार में कि जो अपनी गाय है जो लोकल इसमें है उनको रजिस्ट्रेशन करने का, यानी कौन से काश्तकार के पास में कौन सी गाय है और कौन सी जात की है और उसको ब्रीडिंग क्या करना है, और वो ब्रीडिंग के लिए अच्छा जो जर्म प्लाज्म है वो कहाँ से ला सकते हैं और कहाँ दे सकते हैं। उससे देने के बाद में जो बुल्स होंगे वो बुल्स फिर परचेस करके उनको ब्रीडिंग के लिए काम में आएंगे। तो ये लंबा कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर सही तरीके से चलता है तो विदर्भ और मराठवाड़े में अच्छे तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरी बात दिक्कतें में एक है कि फॉडर जो कम है, पेरेनियल वैरायटी की जो भी फॉडर है अपने यहाँ नहीं है। बारिश आ जाती है चले जाती है, तो उसके बाद में जो भी कुछ होता है उतना ही सिर्फ लोग ये करते हैं और प्रोडक्शन देने वाले क्रॉप पर जाते हैं, जैसे कपास है, दूसरी चीज़ें है। तो फॉडर के लिए तो उनके लिए जगह नहीं रहती, तो फॉडर नहीं है, इसके कारण अच्छी ये नहीं होती है, नस्ल नहीं होती। उसके लिए डिपार्टमेंट ने ये किया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया कि घर में साइलेज बनाएं। साइलेज है ना, जब चारा ज़्यादा रहता है तो हरा चारा काट के उसमें डाल देना गड्ढे में, उसमें एक कुछ प्रक्रिया करके उसको स्टोर करके रखना, और जब अपने को दिक्कत रहती है बारिश में उस टाइम में वही हरा चारा अप्रैल मई जून में यूज़ करना। इसके कारण तीसरा एक यहाँ अपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि अपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में और आजू बाजू में शेतकरी आत्महत्या जो चल रही है, तो पैदाश ये खेती में उपज नहीं होने के कारण बड़े लोग पैमाने पर आत्महत्या हो रही है। वो आत्महत्या रोकने के लिए शेड्यूल एक डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा दिया गया, 2.5 एकड़ खेती में अगर पशुपालन के साथ में खेती भी की और बाकी चीज़ की है तो उस आदमी को कितना प्रॉफिट हो सकता है। एक डेमो यहाँ रखा हुआ है, तो वो अगर काश्तकार देख लेते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होगा और मोटिवेट होंगे, और वो जो आत्महत्या करवा रहे हैं वो कम हो सकता है। जिसमें गाय भी है, बकरियाँ भी है, मुर्गी भी है,
साइलेज भी है, गोबर गैस भी है, सभी चीज़ें, और उसके खाने के लायक जो होता है और फॉडर है। दूसरी बात, फॉडर की वैरायटी अपने यहाँ रखी हुई है देखने के लिए, अलग अलग तरह के फॉडर है जो होने से अपन ये करते हैं। एक अजोला करके केरल का आया हुआ है, बाजू में लगा हुआ है, तो वो भी घर में लोग कर सकते हैं, ताकि जो अभी जो कीमतें बढ़ रही है फीड की 20 रुपये 22 रुपये, वो कम करने के लिए अगर अजोला रख देते हैं और रोज़ अगर 1-1.5 किलो मिल जाता है आपको, तो उसमें 25% प्रोटीन है, तो वो फीड करके यूटिलाइज उसको कर सकते हैं और वो फ्री में मिलेगा। कृषि वसंत मेले में ओंगल ब्रीड के बुल को प्रदर्शित किया गया है, जो पशुपालकों के बीच अपनी खासियत की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस प्रदर्शन में काफ़ी अलग अलग ब्रीड्स आए हुए हैं, कैटल के और बफेलो के, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग पीस इसमें अगर देखा जाए कि हर जो काश्तकार वर्ग है अपना, या देहाती लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, उनको एक चीज़ हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि जब अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, तो जो बैल है या सांड है वो कितना बड़ा हो सकता है और क्या हो सकता है। अपने यहाँ जब ये होता है तो अपने यहाँ का रोज का जो उसका वेट गेन रहता है, रोज बढ़ने का जो प्रमाण रहता है 125, 150, 300, 350 तक के जाता है। लेकिन एक ब्रीड ऐसा है यहाँ ओंगोल जाति का, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, ओंगल डिस्ट्रिक्ट का ही ओरिजिनल ब्रीड है। आपको याद होगा हर शंकर जी के मंदिर में एक नंदी रहता है, वो नंदी जो है वो इसी इसका फोटो है जो ओंगल ब्रीड है। तो वो ओंगल ब्रीड यहाँ जो लाया हुआ है, तो इसकी खासियत ये है कि सिर्फ 11 महीने का है, और 11 महीने का इसका वजन है 450 किलो। आज भी दूध पीता है। अगर 450 किलो का वजन किया और उसका पैदाइश जब हुआ था तब उसका वजन, अगर उसको डिफरेंस देखे तो रोज़ ये 1200 ग्राम बढ़ रहा है, यानी 1 किलो से भी ज़्यादा रोज बढ़ता है, और ये इसके बाद में 1 फीट ऊंचा होगा। ये ओंगल ब्रीड दूध के लिए उतनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अच्छे से अगर पाले तो दूध ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन इसका माँ का दूध 15 लीटर है और यही पीता है। तो दूध पीने के बाद में कितना बढ़ सकता है ये आपके सामने है। दूसरी बात, दुनिया में या अपने भारत में अगर ये किया सर्वे किया तो सबसे ज़्यादा वजन खींचने वाली जात अगर कौन सी है तो वो ओंगल जात है। जहां पशुपालन में किसान रुचि दिखा रहे हैं, वहीं कृषि वसंत मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लगाए गए शानदार स्टॉलों में भी दर्शक अपार उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। कृषि वसंत मेले में आने वाले हजारों दर्शक मेले की नवीनतम तकनीक प्रदर्शनी की खूबसूरती और भव्यता को हमेशा के लिए अपनी स्मृति में कैद कर लेना चाहते हैं। शायद ये मेले की सफलता का ही एक परिचायक है। कृषि वसंत मेला वर्षों तक कृषि से जुड़े लोगों के लिए यादगार बना रहे और साथ ही उनकी कृषि संबंधित समस्याओं का मार्गदर्शक बना रहे, इसके लिए कृषि मंत्रालय एवं मेला आयोजकों का अभिनव प्रयास प्रशंसनीय है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचे, यही रहता है हमारा प्रयास। लेकिन सच मानिए, आपके अनुभव और प्रतिक्रियाओं का भी हमें इंतज़ार रहता है बहुत ही खास। पता आपने नोट कर लिया होगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से ज़रूर अवगत कराइएगा। कल के कार्यक्रम में उद्यान फसलों के बारे में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।